मित्रों नमस्कार। चक्रपाणि ओझा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब बात हम लोग करेंगे इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन हमने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो उन्होंने सुझाव दिए उसका हम लोगों ने चर्चा किया उस पर। लेकिन एक खास बात जो आती है कि हर आयोग के अपने कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। उन गुण और दोषों की चर्चा किए बगैर हम उस आयोग के सुझावों को ठीक ढंग से नहीं समझ सकते हैं। तो मित्रों, हम हंटर आयोग के जो गुण थे उन पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ी बात करेंगे कि कौन सी खास बातें थीं। आप देखते हैं कि 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था उसके लगभग 2.5 दशक बाद यह हंटर आयोग बनता है और हंटर आयोग लगभग वुड डिस्पैच की लगभग सभी बातों को स्वीकार करते हुए उसके समुचित क्रियान्वयन पर जोर देता है। वह मानता है कि उसमें जो चीज़ें कही गई थीं वो चीज़ें बहुत हद तक ठीक थीं, बशर्ते कि उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ था, लिहाजा उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात जो देखने को मिलती है कि इस आयोग ने धार्मिक शिक्षा का विरोध किया है। धार्मिक शिक्षा न देने की वकालत उन्होंने की है। साथ ही साथ समान शिक्षा देने की बात इस आयोग के सदस्यों में दिखलाई देती है कि हर तरह के छात्रों को बिना किसी भेदभाव के उनको शिक्षा प्रदान की जाए। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में जब आप नज़र डालते हैं तो वे स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा देने का दायित्व सौंपते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो जन शिक्षा का प्रसार हुआ वो खासा महत्वपूर्ण था। शिक्षा सीधे जनता के हाथ में गई और अधिक प्रसार उसका आम छात्रों तक, आम घरों तक शिक्षा की रोशनी पहुंची। माध्यमिक शिक्षा का भार जब उन्होंने समाज के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्तियों को सौंपा तो गुलाम भारत में जो स्थानीय जो भारतीय धनाढ़ लोग थे उन लोगों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि हम भी इस देश में कुछ कर सकते हैं, एक बड़ा काम कर सकते हैं। तो बड़े लोगों को दायित्व देकर माध्यमिक शिक्षा का भार उनके कंधों पर सौंप के उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की एक कोशिश हंटर आयोग के सदस्यों ने की है। एक सबसे खास बात थी इस आयोग का कि स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने की बात इसके सदस्यों ने की। इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जो स्थानीय भाषाएं थीं, जो देसी भाषाएं थीं, उन देसी भाषाओं का बड़े पैमाने पर विकास हुआ। अगर वो ऐसा नहीं करते, अगर वे प्राथमिक शिक्षा में भी अंग्रेजी माध्यम लागू करते तो हमारी ये भाषाएं पीछे हो जाती, उनका विकास नहीं हो पाता। तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारी स्थानीय भाषाओं को, देसी भाषाओं को महत्व देकर हमारी भाषाओं का विकास करने में एक बड़ा योगदान दिया है। इसे हमें रेखांकित करना चाहिए। स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा और पिछड़े वर्गों की शिक्षा का प्रबंध करके उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम किया था। ऐसे समय में जब स्त्रियों को शिक्षा कम मिल रही थी, मुस्लिम समुदाय शिक्षा से कटा हुआ था और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा नहीं जा पा रही थी, उसका कोई प्रबंध नहीं था, तब हंटर आयोग के सदस्यों ने इस तरह की व्यवस्था करके एक समाज में एक सकारात्मक और बराबरी वाला माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि निःशुल्क और अनिवार्य निःशुल्क और छात्रवृत्ति देना एक बड़ा काम था कि छात्रों को हर स्तर पे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है, करने का सुझाव दिया है और सभी वर्गों को सभी स्तरों पे
छात्रवृत्ति देने की बात हंटर आयोग ने कही, जो कि खासा महत्वपूर्ण दिखलाई देता है कि निःशुल्क शिक्षा कैसे छात्रों को दी जा सकती है। अब हम ऐसा नहीं था कि हंटर आयोग में कुछ कमियां नहीं रही होंगी। निश्चित रूप से हमारे शिक्षाविदों ने और तमाम शिक्षा क्षेत्र में लगे हुए लोगों ने उनके दोषों और कमियों की तरफ भी इशारा किया है कि आखिर ऐसा नहीं था कि उनमें सब अच्छी ही बातें थीं, जरूर कोई ना कोई दोष भी देखने को मिलता है। हमारे शिक्षाविदों का साफ कहना है कि जब वुड डिस्पैच के बाद ये आयोग बन रहा था तो दोनों के बीच लगभग 25 वर्षों का एक बड़ा गैप था, अंतर था, और इस अंतर को देखे बिना, इस अंतर में इन 25 सालों में देश की परिस्थितियां काफ़ी बदली हुई थीं, समाज का काफ़ी विकास हुआ था, चीज़ें बदली थीं, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थीं। इन सबके बीच अगर हंटर आयोग ने वुड घोषणा पत्र में कोई बहुत बड़ा बदलाव न करके उन्हीं के ही सुझावों को अगर दोहराने की बात की है तो यह इसकी कमियां हैं। उन्हें चाहिए था कि समाज के अनुरूप थोड़ा उसमें बदलाव करते और इन 25 सालों के अंतर को वे अपनी नज़र से देखने की कोशिश करते। दूसरी बात कि उन्होंने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के स्तर पर जो भाषा, जो पढ़ाई का माध्यम उन्होंने बनाया, वो अंग्रेजी को बनाया। ये अपने आप में एक इनका दोष है। हालांकि चूंकि वो अंग्रेजी सरकार के शिक्षाविद थे और आयोग थे तो उनको अंग्रेजी को महत्व देना ही था, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में देसी भाषाओं और स्थानीय भाषाओं को महत्व दिया था, अगर वो उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में भी उन भाषाओं का महत्व दिए होते तो हमारी भाषाओं का विकास कुछ और ज़्यादा दूर तक हुआ होता। दूसरी बात जिस पर हमारे शिक्षाविद सवाल खड़ा करते हैं कि मुस्लिम छात्रों को अलग से शिक्षा की व्यवस्था करना, स्कूल खोलने की बात करना, इससे समाज में सांप्रदायिकता की भावना कुछ हद तक बढ़ी। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, जो पिछड़े क्षेत्रों में पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए अलग से स्कूल खोलने की बात कही, इससे समाज में जातीय भावना विकसित हुई, जातिवाद पनपा। तो इस तरह से एक भेदभाव, समाज में भेदभाव धार्मिक और जातीय स्तर पर बनाने की कोशिश इस माध्यम से देखने को मिलती है। इन सब के बावजूद इन दोषों की विवेचना अगर हम कर भी लेते हैं तो भी जब हम हंटर आयोग के इस सुझाव पर बात करते हैं, समग्रता में बात करते हैं, पूरे मूल्यांकन जब हम इसका कर रहे होते हैं, तब हमको यह दिखलाई देता है कि भले ही इसमें इतने सारे दोष गिना दिए जाएं, लेकिन इसके साथ ही इसका जो पूरा प्रभाव भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है, वह भारतीय शिक्षा व्यवस्था कैसे हंटर आयोग की सिफारिश आने के बाद लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ती जाती है, इसको हम गौर करें तो हमें दिखलाई पड़ता है कि जैसे ही ये आयोग बनता है, आयोग की सिफारिश आती है, उसके बाद हमारे देश में महाविद्यालयों की संख्या अचानक से बढ़ने लगती है। 1882 में पंजाब विश्वविद्यालय बनता है, 1887 के समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। मिशनरियों ने उस समय 37 कॉलेज व प्रबंधन के लोगों ने निजी विद्यालयों में 42 कॉलेज तत्काल खोले जाते हैं। यह हंटर आयोग की सिफारिश आने के पश्चात होता है। 1904 में लॉर्ड कर्जन ने नवीन शिक्षा नीति की जो घोषणा की है, वह भी इसी के अनुरूप, इसी को दृष्टिगत रखते हुए, इसी आयोग की सिफारिश को दृष्टिगत रखते हुए लॉर्ड कर्जन ने नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की। एक आप देखते जाएं तो 1880 में बाल गंगाधर तिलक ने फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में स्थापित किया।
1886 में लाहौर में डीएवी कॉलेज आर्य समाज द्वारा स्थापित किया जाता है। 1887 में कलकत्ता, बम्बई व मद्रास विश्वविद्यालयों में विज्ञान की पढ़ाई शुरू होती है। विज्ञान में उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था शुरू की जाती है। 1898 के सन में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती हैं। तो इस तरह से जब आप हंटर आयोग का मूल्यांकन करते हैं पूरे समग्रता में, तो हमें उसके ढेर सारे दूरगामी परिणाम देखने को भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इस तरह भले ही हंटर आयोग की सिफारिशों में हम अनेक कमियां रेखांकित करें, बावजूद इसके हंटर आयोग एक बड़ा आयोग था, एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व का आयोग था। भले ही इसने अपने व्यापक उद्देश्यों में उतनी सफलता न पाई हो जितना इसके सदस्यों ने उम्मीद की थी, लेकिन बावजूद इसके हंटर आयोग शैक्षिक आयोगों के इतिहास में एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखने वाला आयोग साबित हुआ है। मित्रों, आज हम लोग हंटर आयोग के इस हिस्से पर बात कर रहे थे। निश्चित रूप से यह वक्तव्य आपको अच्छा लगा होगा और आपके अध्ययन में यह लाभकारी सिद्ध होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अमूल्य सुझाव हमको प्रेषित करें, ताकि हम इसे और बेहतर बनाकर आपके समक्ष दोबारा प्रस्तुत हो सकें। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।